हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों हम लोग जो है अभी चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं बायोलॉजी का, जो कि हमारा है हमारा पर्यावरण। इसका 2 पार्ट हमने आपको जो है सो पहले उपलब्ध करवा दिया था। और दोस्तों ये जो क्लास होगा ये होने वाला है पार्ट नंबर 3, और ये जो है चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्लास भी होगा, क्योंकि ये क्लास में हम लोग दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे और जो हम लोग नहीं कर पाए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, सबको इसमें हमने जो है सो इंक्लूड कर लिया है। और आज जो है पूरा जो है चैप्टर नंबर आपका 5 हमारा पर्यावरण जो है सो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक बज जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन वाला, जो कि हम लोग दोस्तों कल से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल जो है सो मेरा एग्जाम है। ठीक है, तो कल के बाद दोस्तों आपका क्लास जो है रेगुलर चलेगा और एक दिन भी जो है सो फिर आपका यहाँ पे गैप नहीं होगा। और हम लोग जैसा कि हमने आपको बताया भी है कि नवंबर के लास्ट तक जो है सो पूरा जो है जितने भी चैप्टर्स बायोलॉजी में है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। अभी तक दोस्तों हमने ये जो आज का जो मेरा क्लास है इसको लेकर के आपका जो है 2 जो है चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी का। उसके बाद 4 चैप्टर बच जाएगा, जिसको दोस्तों जो प्राकृतिक संसाधन वाला चैप्टर है ये 2 से 3 दिन में हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि वो भी बहुत बहुत ही मतलब छोटा चैप्टर है और ज़्यादा उससे वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो सिंपल जो आपका जो कि गंगा के बारे में, जैसे कि गंगा जो है इस पे टिप्पणी लिखना है, गंगा जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है गंगा को साफ करने के लिए, वो सभी के बारे में पढ़ना है। तो यही कुछ बेसिक चीज़ उसमें है प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कल से। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं हमारा पर्यावरण, इसका पार्ट नंबर 3 को। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये है लिंडेमान के जो 10% का जो नियम है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लिंडेमान के 10% जो नियम है ये क्या है, इसको समझाइए। ठीक है, तो जो लिंडेमान है ये कहते हैं कि 10% नियम के अनुसार जो है क्या होता है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण में जो उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा है वो अपने पूर्ववर्ती चरण में उपलब्ध ऊर्जा की कितना परसेंट होता है, तो ओनली फॉर 10% होता है। तो यही है दोस्तों लिंडेमान का 10% नियम। अगर आपको आ जाता है एग्जाम में तो आपको जो है सो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, आपको जो है सो लिख देना है कि जो आहार श्रृंखला होता है इसके प्रत्येक चरण में जो है उपलब्ध जो ऊर्जा की मात्रा है वो अपने पूर्ववर्ती यानी कि जो पिछला वाला जो चरण था, ठीक है, पिछला वाला चरण का कितना परसेंट होता है, तो ओनली फॉर 10% होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा और आसान है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे जो है सो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर को नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको इसीलिए क्वेश्चन वाइज भी हम जो है सो आपको बता रहे हैं, और जो टॉपिक्स होता है वो तो आपको हम समझा ही देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि पोषी स्तर क्या चीज़ होता है। पोषी स्तर को हम लोग समझते हैं और क्या कहता है, और कहता है कि एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर को भी बताना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पोषी स्तर क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आहार श्रृंखला है इसके चरणों को पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला का जो चरण होता है, जैसे एक स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, जैसा हमने आपको बताया था घास, टिड्डा के बाद उसको कौन खा जाता है, मेढक को कौन खा जाता है, सांप को कौन खा जाता है, बाज। तो ये एक चरण हो गया, घास टिड्डा खाया, ये एक स्टेप हो गया। ऐसे ही इसी को यहाँ पे कहा गया है दोस्तों जो कि विभिन्न चरण है। ठीक है, तो देखिए आहार श्रृंखला के चरणों को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, यानी कि टिड्डा का जो पोषक हो रहा है, ठीक है, इसका पोषण किसके मदद से हो रहा है, तो घास के द्वारा। अगर घास उसको नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा और उसका पोषण जो है नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से मेढक को अगर टिड्डा नहीं मिलता है खाने को तो वो भी क्या हो जाएगा, एकदम से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसको
उसका पोषण ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से उसका मतलब कि जो उसका मतलब एक कह सकते हैं कि जो उसका जाति है वहाँ पे, ठीक है, मेढक का जो भी विलुप्त हो जाएगा एक तरह से, वो मेढक जाति ही पूरा जो है सो इस धरती से विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या हो गया, उसका जो पोषक तत्व था टिड्डा वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा कि पूरी तरह से यहाँ पे मेढक जो है समाप्त हो जाएगा, और मेढक समाप्त होगा इसका असर सब यहाँ पे पड़ेगा पूरा जो है आहार श्रृंखला में जितने जीव आ रहे हैं सबको जो है सो इससे परेशानी होने लगेगा। कोई भी एक जीव अगर नष्ट होता है तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक जो भी जीव है सभी पे क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा। और जब आहार श्रृंखला के प्रत्येक जीव पे इसका इफेक्ट पड़ता है तो उसका असर जो है हमारे पर्यावरण पे भी पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे समझते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे कि आहार श्रृंखला से एक जो जीव जब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो उसका किस प्रकार से असर पड़ता है पूरे पर्यावरण पे और पूरे आहार श्रृंखला पे और पूरे हमारे जीवन पे कैसे उसका जो है सो प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। अभी पोषी स्तर का हम लोग बात कर रहे हैं, तो आहार श्रृंखला के चरणों को हम लोग क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। इस अलग अलग चरणों पर स्थित जीवों के पोषण की प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं, जो भी अलग अलग जो भी जीव है सबका पोषक तत्व जो होता है अलग अलग होता है, उनकी प्रकृति अलग होता है। कोई सिर्फ और सिर्फ घास पसंद करता है तो कोई सिर्फ और सिर्फ मांस खाना ही पसंद करता है, तो सबका जो है अपना अलग अलग जो है सो क्या होता है, पसंद होता है। और प्रकृति के द्वारा जो है सो ये उनको वरदान भी मिला है कि जो है सो यहाँ पे जो टिड्डा है वो घास ही खाएगा। टिड्डा कभी भी यहाँ पे जो है सो मगरमच्छ या फिर जो है सो मेढक को नहीं खा सकता है, क्योंकि वो छोटा जीव है और उसका जो भोजन है वो घास ही होगा, ठीक है। इसको समझिए, यहाँ पे घास, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा जो है सो घास को खाता है। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक, मेढक को सांप और सांप को खा जाता है फिर बाज। तो इस प्रकार से यहाँ पे आहार श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। इसको हमने पहले भी आपको समझाया था, लेकिन देखिए घास यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे क्या हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे, लेकिन इनका जो चरण होगा वो डिफरेंट होगा। देखिए टिड्डा तो यहाँ पे प्राथमिक यानी कि प्रथम चरण में आएगा, और मेढक द्वितीयक चरण में आएगा, सांप तृतीयक में आएगा, और बाज जो है ये सर्वोच्च में आ जाएगा, ठीक है। सबसे मतलब कि बाज है तो सबसे सर्वोच्च में आ जाता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं ओजोन परत क्या होता है तथा किसी पारितंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करता है ओजोन परत, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो ओजोन के जो अणु है, ठीक है, ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से किसका निर्माण होता है, ओजोन का। और ये जो है हमारे वायुमंडल में, हमारे मतलब कि जो अर्थ है इससे 15 किलोमीटर दूर, ठीक है, और 15 किलोमीटर से लेकर के लगभग 50 किलोमीटर तक, ठीक है, 15 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी से दूर कितना, 15 किलोमीटर दूर जाएंगे तो, और 15 किलोमीटर के बाद, ठीक है, 15 किलोमीटर के बाद कहाँ तक, 50 किलोमीटर तक। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि एक गैसों का भंडार है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी इसको हम लोग बोलते हैं, और इसको हम लोग ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। ये परत क्या करता है, ये परत जो है, जो सन से पराबैंगनी किरण आता है जो कि हमारे लिए हानिकारक है, समस्त मानव जाति के लिए हानिकारक है, और पृथ्वी पे जो भी जीव निवास करते हैं सभी के लिए वो क्या है, हानिकारक है। उसी से दोस्तों रक्षा करता है। जो भी सनलाइट आ रहा है तो वो जो पराबैंगनी किरण है उसको आने से कौन रोक रहा है, ओजोन परत जो है सो वहाँ पे रोक देता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारे पृथ्वी पे प्रदूषण बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो जो ओजोन परत है उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है,
और ये धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और मतलब एक होल बनता जा रहा है ओजोन परत में, ठीक है। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो भी पराबैंगनी किरण है वो पृथ्वी पे आ जा रही है। इसी वजह से यहाँ पे स्किन कैंसर जैसे बीमारी भी जो है सो यहाँ पे अब आ चुके हैं और इसके कई सारे दुष्प्रभाव और भी देखने को मिलते हैं। मोतियाबिंद वगैरह जो रोग है, ठीक है, और स्किन संबंधी बहुत सारे रोग अभी जो है सो बढ़ गए हैं हमारे पृथ्वी पे। तो ये सभी किसके वजह से हो रहा है? ये सभी हो रहा है ओजोन परत में छिद्र हो जाने से। दोस्तों यहाँ पे आपको हमने समझा दिया है कि ओजोन परत क्या चीज़ होता है, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ओजोन परत क्या है, तो आप लोग अब आसानी से लिख देंगे कि ओजोन परत है क्या चीज़, ठीक है, तथा यह किस प्रकार से पारितंत्र को प्रभावित करती है। तो हमने आपको समझा दिया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। एक पोषी स्तर के अगर सभी जीवों को हम लोग समाप्त कर दें, मतलब सभी को हम लोग मार दें, खत्म कर दें, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पे, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी चीज को दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन में। आइए हम लोग समझते हैं कि क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यदि एक पोषी स्तर के सभी जीव को, मतलब यहाँ पे जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि घास को कौन खा रहा था? टिड्डा। टिड्डा को कौन खा रहा था? मेढक। मेढक को कौन खा रहा था? मेढक को खा जा रहा था यहाँ पे आपका सांप, ठीक है, और सांप को कौन खा रहा था? सांप को यहाँ पे खा रहा था, सांप को बाज खा रहा था, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, हम लोग एक पोषी स्तर के लेते हैं, तो इसमें दोस्तों हम लोग किसी एक को, जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए हैं उस एग्जाम्पल को ज़्यादा बेटर होगा समझने में। देखिए यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो पारिस्थितिकी संतुलन जो है ये असंतुलित हो जाएगा। यदि आहार श्रृंखला से शेरों को मार दिया जाए तो घास चरने वाले जो हिरन हैं इनकी संख्या में लगातार और बहुत ज़्यादा जो है सो वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि जो हिरन को यहाँ पे मार करके खाता है, ठीक है, जो शेर, उस शेर को हम लोग सपोज करते हैं कि पृथ्वी से पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं, ठीक है, विलुप्त कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारी पृथ्वी पे एक भी शेर नहीं है, तो शेर नहीं रहेगा तो फिर हिरन को मार करके खाने वाला जो जीव था उसको हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तो अब क्या होगा कि हमारा पर्यावरण जो है ये असंतुलित हो जाएगा और जो हिरन का संख्या है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हमारे पृथ्वी पे घास जो है कम पड़ जाएगा और घास पूरा जो है सो कह सकते हैं कि घास का जो मैदान है उसको इतना मतलब कि ज़्यादा उसको मतलब चर जाएगा जो भी हिरन है कि वो स्थान भी रेगिस्तान का रूप ले लेगा। इस प्रकार से अगर देखिए यहाँ पे हमने एक स्तर के जीव को समाप्त किया था, लेकिन यहाँ पे संकट जो दूसरे स्तर के जीव हैं हिरन, उस पर भी यहाँ पे संकट आ चुका है, क्योंकि अब उसको घास ही नहीं मिल रहा है। और जब यहाँ पे घास नहीं मिलेगा तो वो भी जो जीव है, जो हिरन भी यहाँ पे है, उस पर भी संकट आ जाएगा, उसको घास नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो उसका भी जो है सो पोषण अब नहीं हो पाएगा। और जब उसका पोषण नहीं हो पाएगा तो वो भी जीवित नहीं रह पाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे दूसरे स्तर का जीव भी समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत भारी संकट उत्पन्न हो जाएगा और हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये एकदम से असंतुलित हो जाएगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि इसके मगर अगर यहाँ पे एक, इसीलिए दोस्तों क्या है कि हमें जो है यहाँ पे सभी जीवों को बचाना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए कई सारे यहाँ पे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, कई सारे योजना बनाए गए हैं। बाघों की रक्षा के लिए यहाँ पे टाइगर शुरू किया गया है। पर्यावरण को बचाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम भी जो है सो लागू किया गया है। और ये सभी कार्य जो है सो यही सब पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से जो है सो ये सभी को चालू किया गया है। तो हमारे लिए जिस प्रकार से दोस्तों हमारे लिए
सबसे मतलब कह सकते हैं कि हमसे, जिससे हमको, जैसे गाय मेरे लिए जिस प्रकार से फेवरेट है, उसी प्रकार से टाइगर भी जो है सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जो है सो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव जो है, जो भी आहार श्रृंखला में शामिल है, सभी हम लोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं जैव आवर्धन क्या होता है और जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन को आपको लिखना है। तो बहुत से रासायनिक पदार्थ जैसे कि कीटनाशक, उर्वरक आदि का उपयोग फसलों की उत्पादकता बढ़ाने एवं इन्हें रोगों से बचाने के लिए किया जाता है, और आहार श्रृंखला द्वारा ये रसायन विभिन्न पोषी स्तर तक जो है सो ये जाते हैं, और ये अंततः मानव के शरीर में भी जो है सो प्रवेश कर जाते हैं। आज जो है सो क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा अभी जो है सो, मान लीजिए कि अगर खेती ही हो रहा है तो उसमें उर्वरक का, खाद का, रासायनिक उर्वरक का इतना ज़्यादा उपयोग होता है कि हम लोग जो है सो अपने थोड़ा सा फायदा के लिए, ज़्यादा उत्पादन के लिए हम लोग एकदम रासायनिक खाद बहुत ज़्यादा डालते हैं, और उसको जो है सो इतना जो है सो लालच, एक तरह से कह सकते हैं कि मानव के अंदर इतना एक लालच आ चुका है कि वो खुद जो है सो अपना नुकसान कर लेता है। देखिए क्या करेगा कि खेती हम लोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें उर्वरक खाद इतना डाल देंगे कि उससे जो है सो फसल में वृद्धि तो होगा, ठीक है, हमको ज़्यादा लाभ भी होगा, लेकिन वो जो बन रहा है, जब उससे हमको जो फसल प्राप्त हो रहा है, जो चावल जो मिल रहा है, जो हमको गेहूं मिल रहा है, जो हमको सब्जी मिल रहा है, वो हमारे लिए कह सकते हैं तो डायरेक्टली जहरीला नहीं है, ठीक है, तुरंत तो हम लोग उसको खा के नहीं मरेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है कोई ना कोई जो है सो हम लोग के शरीर में किसी न किसी प्रकार से जो है सो क्या हो जाता है कि वो जो एक तरह से कह सकते हैं विष ही रहता है, ठीक है। उर्वरक से हमको जो भी जहरीला जो भी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वो हमारे कई सारे हमारे लिए बीमारियों का कारण बनता है, और हमें तरह तरह के जो है सो बीमारी होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि हम लोग का जो भोजन है वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध भोजन हम लोग करते हैं। इसी वजह से दोस्तों हम लोग का जो है, जो मानव का जो जीवन काल था, पहले क्या होता था कि 80 से लेकर के 100 साल होता था। वर्तमान समय में क्या होता है कि अभी 60 से 80 के बीच में ही लोग जो है सो, जो कह सकते हैं जनरली, ठीक है, नॉर्मली बात करें तो मर जाते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अभी जो भोजन है वो हम लोग को शुद्ध भोजन नहीं मिलता है। हम लोग जो भोजन कर रहे हैं वो क्या होता है, खाद और उर्वरक से जो है सो, इसमें मतलब खेती में क्या होता है, ज़्यादा खाद यूज होता है और रासायनिक खाद यूज होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अगर थोड़ा सा अच्छे मात्रा में किया जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि किसान क्या कर देते हैं, लालच कर देते हैं। सब तो ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो कि लालच करके और ज़्यादा जो है सो खाद वगैरह डाल देते हैं, जिस वजह से जिसका असर तो खेतों के ज़मीन जो मिट्टी है उस पर भी पड़ता है, ठीक है, मिट्टी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और फसल अच्छा देखने के लिए होता है, लेकिन वो जो है सो स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, और स्वास्थ्य पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और भोजन के माध्यम से ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जहरीले पदार्थ, और ये जो है सो क्या करते हैं, जो हानिकारक रसायन है, ये हमारे शरीर में जो है सो, जो हमारा जो जैव क्रिया होता है उसमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं, और बाधा उत्पन्न करेंगे तो हम जो है सो यहाँ पे हमको कोई ना कोई बीमारी जो है सो होगा ही, ये श्योर है, ठीक है। तो ये सभी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। इसी को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया को हम लोग जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जो है जैव निम्नीकरण हो तो क्या इसका जो है सो हमारे पर्यावरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? दोस्तों हमने जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण आपको हमने समझा दिया था। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि यदि हम लोग अजैव निम्नीकरण पदार्थ का यूज न करें, मान लें कि हम अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक वगैरह जो चीज़ें हैं, शीशा वगैरह, लीड, ये सब चीज़ का हम उपयोग न करें, ठीक है, इसका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग जैव निम्नीकरण वाले पदार्थ का उपयोग करेंगे, तो क्या दोस्तों हम लोग जो है सो, हम लोग का जो पर्यावरण है ये दूषित होने से बच जाएगा?
बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जैव जो निम्नीकरण पदार्थ हैं ये कैसे हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, अजैव जो पदार्थ हैं ये कैसे हम लोग के वायुमंडल में प्रदूषण फैलाते हैं और प्रदूषित करते हैं। ये चीज़ को हमने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहाँ पे आपको समझाने का आवश्यकता नहीं होगा। फिर भी आप लोग चाहें तो इसको पढ़ करके समझ सकते हैं, और अगर पिछला क्लास आप लोग किए होंगे तो समझाने की भी आवश्यकता, आपको फिर से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको समझा दिया था। चलिए अब समझते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है। दोस्तों क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस, सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस दोस्तों ये एक तरह से हाउस, आप लोग देखे होइएगा कि एक जो है सो हम लोग क्या करते हैं जो है सो ग्रीन कलर का जो होता है एक तरह से ऐसा मतलब कि घर बनाया जाता है। आप लोग देखे होइएगा कहीं पे ग्रीन हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं वो बनाया जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस क्यों बनाया जाता है, तो ये वैसे फसल के उत्पादन के लिए बनाया जाता है जिसके लिए जहाँ पे मतलब कि ज़्यादा ठंड पड़ता हो और वहाँ पे हमको ज़्यादा जो फसल को ज़्यादा ताप चाहिए, ज़्यादा जो है सो उसको गर्मी चाहिए, वो फसल को हमको उगाना है वहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रीन हाउस का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, एक ग्रीन हाउस का निर्माण कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जब दिन का समय होता है सनलाइट तो उसमें से आ जाता है। ठीक है, सनलाइट ग्रीन हाउस में आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे सनलाइट आने के लिए तो आसानी से आ जाएगा लेकिन वो वापस नहीं लौट पाता है। और ऐसे में जो पौधे होते हैं ग्रीन हाउस में, जो पौधे लगे होते हैं उनको ज़्यादा ताप चाहिए और उनको ज़्यादा ताप जो है सो मिल जाता है, और रात में भी जो है सो उनको ताप मिलता रहता है, क्योंकि सनलाइट जो है वो मतलब कि पर्याप्त मात्रा में जो है सो इंटर कर जाता है ग्रीन हाउस में और बाहर निकल के नहीं जा पाता है। ऐसे में उनको रात के समय भी पूरा गर्मी जो है सो मिल जाता है, और फिर सुबह होता है फिर से सनलाइट आता है और फिर से जो है सो उनको मतलब कि जो ताप उनको चाहिए था उसका जो है सो पूर्ति होते रहता है। ठीक है, तो ये था ग्रीन हाउस, और यही हो रहा है हमारे पृथ्वी के साथ में। ठीक है, यही हमारे पृथ्वी के साथ में हो रहा है, और हमारे वायुमंडल का जो है CO2 जो है जितना होना चाहिए, जितना मात्रा में उपस्थित होना चाहिए उससे ज़्यादा जो है सो हमारे वायुमंडल में CO2 का जो है सो परसेंटेज बढ़ गया है। इसी वजह से दोस्तों क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में जो तापमान है इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया है, तापमान बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया है। और इसीलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस में क्रिया हो रहा है वो हमारी पृथ्वी के साथ में हो रहा है। यही वजह है दोस्तों कि अगर जो जो मान लीजिए जलवायु डेढ़ लाख साल के बाद, ठीक है, लगभग 1.5 लाख साल के बाद जो जलवायु होना चाहिए वो आने वाले 50 साल में हमको देखने को मिलेगा वही जलवायु, और अभी से दोस्तों उसका असर देखने को हमको मिल भी रहा है। ठीक है, तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये वायुमंडल में CO2 की मात्रा यानी परसेंटेज बढ़ने की वजह से हो रहा है, और इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो बहुत छोटा हम लिखे हैं लेकिन आपको अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं CFC। तो CFC तो आपका आसान है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आशा करते हैं CFC आपको जो है फुल फॉर्म यहाँ पे याद हो गया होगा। CFC दोस्तों जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये जो है सो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो है सो इसका भी जो है सो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या है, इसके वजह से, ये गैस के वजह से भी जो है सो होता है। ठीक है, और ओजोन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, तो जो हम लोग AC यूज करते हैं, ठीक है, AC फ्रिज वो सभी से जो गैस निकलता है वो कौन सा निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये गैस जो है सो निकलता है। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों हम लोग को कम से कम ये सब चीज़ का यूज करना चाहिए, और AC कूलर और जो फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर जो हो गया, ये सभी दोस्तों हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, इसको कम से कम यूज करना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो है
चैप्टर नंबर हम लोगों ने आज 3 जो है हमारा पर्यावरण, इसको हमने आपको कंप्लीट करवा दिया और आपको जो है सो पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये था हमारे पर्यावरण का सबसे लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास था। ठीक है दोस्तों, और ये पार्ट नंबर 3 है और थ्री वीडियो में दोस्तों हमने पूरा जो है इस चैप्टर को समाप्त किया है। तो 3 दिन में पूरा समाप्त कर दिए हैं और 3 दिन में दोस्तों हम पूरा जो है सो आपको जो इसके बाद वाला चैप्टर है, जो कि जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन के बारे में, तो उसको भी हम समाप्त कर देंगे। तो बस आप लोग सपोर्ट बना करके रखिए, और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।